मित्रों नमस्कार। दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे। और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना, तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत मन चाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला, जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। मित्रों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपसे मिलवा रहे हैं जिन्हें महाराज जी के साथ रहने का बरसों बरस अनुभव है। ऐसी यादें हैं, जब वो सुनाते हैं, जब वो बताते हैं, तो एकदम डूब जाते हैं। भक्ति भाव का ऐसा सागर जब हिलोरे मारता है, नभ की ऊंचाइयां कम पड़ जाती हैं। और जब भक्ति भाव में वो अंदर जाके अपनी बात को कहते हैं, तो सागर की गहराई कम पड़ जाती है। और जब उनके वर्णन हम सब सुनते हैं, तो सही बात है कि जीवन में उनकी शिक्षाएं अगर हम ग्रहण करें तो एक जीवन कम पड़ जाता है। वो शख्सियत पूज्य अग्रज, जिनके चरणों में मैं सत बार नमन करता हूँ, हरि शर्मा जी। आइए जीवन काल के साथ कैंची धाम से जब महाराज जी मानव देह लीला में विदाई ली है वहाँ से, तो उन बातों के भी साक्षी रहे। मिलते हैं पूज्य हरिदारा से। बहुत बड़ा ज़बरदस्त चमत्कार है, चमत्कार ही है जी, जो मुझे भी याद है। सन 2023 में बैठे हैं, 2013 में हम यहाँ बैठे हुए हैं इस घर में, मकान में। ये पहले एक मंजिला हुआ करता था जी। 2013 में हमने इसको थोड़ा चेंज करके ऊपर का कंस्ट्रक्शन करवाया जी। नीचे की तोड़फोड़ नक्शे के हिसाब से जो भी ज़रूरत थी वो सब तोड़फोड़ की करी गई। आप आज जिस मेन गेट से घुसे हैं, ये ऐसे ही था शुरू से। इसके ऊपर एक कमरा हुआ करता था बिल्कुल बाहर, तो नक्शे के हिसाब से उस कमरे को तोड़ने की ज़रूरत पड़ी। सारा काम कॉन्ट्रैक्ट पे था, ठेकेदार पे था, तो ठेकेदार ने अपने आदमियों को लगाया कि इसको तोड़ो। तो सुबह के टाइम उन्होंने तोड़ना शुरू किया। 2 लोगों को लगाया था, भाई इसको तोड़ो। उन्होंने हथौड़े से तोड़ना शुरू कर दिया। पूरा कमरे की दीवारों को उन्होंने तोड़ चुके थे, सिर्फ एक बीम रह गई थी, उस बीम को तोड़ना। इसके बीम पड़ा दो, मुझे हैं यहाँ वो बीम हुआ करती थी। अब वो 9 साढ़े 9 बजे की बात है, और ये बात है फरवरी का महीना था 2013 में। तोड़ते पूरा दिन दो लेबर लगी रही, और उनसे टूटना तो छोड़िए, सीमेंट झड़ी भी नहीं उसमें से। ठेकेदारी परेशान, हम लोगों को भी लगा भाई काम रुक रहा है। अगले दिन उसने फिर बोला कि मैं कोई बात नहीं, कल दूसरी लेबर आती है, जो बीम तोड़ने वाली लेबर है उसको लेके आता हूँ, उससे तोड़वाएंगे। बीम वाली लेबर अगले दिन वो लेकर के आया, बड़े बड़े लोहे के घन जैसे हथौड़े जैसे वो लेके आया, और वो उस पर चलाने लगे। पूरा दिन फिर हो गया, उसमें चिंगारियाँ निकल रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन वो बीम टस से मस ना हुआ ही नहीं। अब बड़ी समस्या, तो हमको भी टाइम वो हो गया, काम रुका पड़ा। उसने उसी दिन ठेकेदार ने, कोई ड्रिल वाले आते हैं जो लेंटर वगैरह या ड्रिल्स को तोड़ते हैं, उनको बुलवाया, और उन लोगों से कहा भाई आप अगले दिन, क्योंकि शाम 4 साढ़े 4 बजे संपर्क हुआ था उन लोगों से, बोले हम सुबह सुबह आके तोड़ेंगे।
अगले तीसरे दिन भी उन्होंने उसको तोड़ा। ड्रिल मशीन, हैमर ड्रिल चला रहे हैं, हथौड़े चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। होते 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 दोपहर के 2:30 या 3 बज गए। फरवरी की बात बता रहा हूँ। मैं ऊपर खड़ा हुआ था, पापा नीचे सड़क पर खड़े हुए थे गेट के बाहर। पापा ने इशारे से मुझे ऐसे करके बुलाया। मैं नीचे आया, बोले इधर आओ। बोले ये काम रुका हुआ है? हाँ रुका हुआ है। बोले ये काम तुम्हारा पूरा नहीं होगा। बोले तुम किसके सर पे हथौड़े चला रहे हो? और डैडी जब ये बात कह रहे थे तो कहते कहते बहुत इमोशनल हो गए। तो मुझे एकदम से एहसास हुआ। बोले तुम्हारा ये काम पूरा होगा ही नहीं। बोले तुमने परमिशन ली? मैंने कहा नहीं। तो पापा ने कहा पहले अपनी गलती को मानो और परमिशन लो, फिर तुम्हारा काम होगा। इस बात को क्यों पत्थर महाराज जी के नाम का, महाराज जी के नाम का पत्थर पर हथौड़ा चल रहा है। 4 साढ़े 4 बज चुके थे तो काम खत्म हो गया उस दिन का। और ठीक है, हमको गलती का एहसास हुआ। मैंने महाराज जी से बहुत क्षमा कर दी, गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप हमें इजाज़त दीजिए, परमिशन दीजिए कि ये काम आगे होना है। आपसे गलती हुई क्या थी वो ठीक से बताइए। गलती ये थी कि हम वहाँ पर महाराज जी के सर पे हथौड़े चला रहे हैं, उनसे हमने इजाज़त नहीं ली। वहाँ महाराज जी का नाम लिखा हुआ उस पिलर पे। जिस पिलर पे हम लगा रहे थे, हमने इस मकान को महाराज जी को ही समर्पित कर महाराज जी का था। उस पिलर के नीचे का जो बेस था वहाँ महाराज जी का पत्थर लगा हुआ है। और हम ये जो आप फोटो देख रहे हैं महाराज जी का, वैसे ये कहते हैं निवास होता है, राम कुटी है, महाराज जी कुटी है, माँ कुटी है, ये होते हैं ना। आपने जो हमने अपने निवास पत्थर है उसको महाराज जी का कर दिया है। हमने महाराज जी कर दिया तो महाराज जी का हो गया। अब उसके ऊपर पत्थर चल रहा था, 3 दिन हो चुके थे, 4 साढ़े 4 बज गए। इस बात को एहसास होते हुए हमने काम उस दिन बंद करवा दिया। महाराज जी से क्षमा प्रार्थना करी। बड़े हम भी सब लोग घर में, क्योंकि मैं एक शुरू से महाराज जी में बहुत ज़्यादा असीम आस्था है, तो बड़े भावुक भी हुए और सो गए। अब सब चमत्कार देखिए क्या होता है। महाराज जी से परमिशन ले ली, परमिशन उन्होंने ग्रांट करी नहीं करी इसका पता चलता है। अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे पास भी फ़ोन आता है खुर्जा से। कोई एक मुस्लिम कारीगर था जो हैमर ड्रिल का काम करता था, बहुत ही बुजुर्ग आदमी। और वो किसी और को फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन गलती से मेरे पास लगता है। वो मुझे बोला कि मैं ये हैमर मशीन लेकर के अपने एक लेबर है उसके साथ आ रहा हूँ, मुझे कहाँ आना है। मैं जब पिछले दिन जिस दिन पापा ने मुझे बताया एक दिन पीछे, तो मैं इस बात से बड़ा परेशान था कि अब चलो महाराज जी से गलती हुई, हमने माना, अब सुबह सुबह मशीन वाले को कहाँ से ढूंढूंगा। मैं इस चिंता में सो गया। मैंने चलो कल का कल देखा जाएगा। सुबह अगले दिन 4 बजे मेरे पास फ़ोन आता है खुर्जा से, और मैं अननोन नंबर था, मैंने उठाया। तो मैंने कहा कौन? उन्होंने बताया, बोले मैं ये हैमर ड्रिल लेके आ रहा हूँ, मुझे कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे वो बीम काटना था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा तुम आ जाओ। मैंने उसको अलीगढ़ बुलाया। मैंने तुम बस स्टैंड आओ, बस स्टैंड से मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मैं फटाफट सुबह 5 साढ़े 5 बजे जैसे तुम अलीगढ़ आओ मुझे बता देना, मैं 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। मैं उनको लेने पहुँच गया। 5 या 5:15 बजे करीब वो शख्स यहाँ पर आ चुके थे। वो आए तो हमने उनको बताया ये बीम है, इसको करना है। उन्होंने महाराज जी का स्मरण किया, काम शुरू करवाया। ये बात सुबह 5-5:15 बजे की है। उसने जैसे ही ड्रिल मशीन लगाई, जैसे फोम के अंदर वो ड्रिल मशीन चला रहा है, वो ऐसे होता चला गया। 15 या 20 मिनट में पूरी साफ हो गई। और आधे घंटे में या पौन घंटे में उसका जो लेबर था उसने उसके मलबे को उठा करके भी जहाँ फेंकवाया था फेंकवा दिया, और जहाँ जो स्थिति चाहिए थी वो स्थिति हो गई, जो पिछले 3 दिनों से नहीं हो रही थी। 3 दिन से नहीं हो रही थी। वो आदमी 6-6:15 बजे बहुत नाम मात्र का पैसा लेके चला, 1500 रुपये लिए उसने, मात्र 1500 रुपये लेके चला गया। अब 9 बजे आता है ठेकेदार। वो इस मूड में आया था कि आज कुछ भी हो इस बीम को खत्म करना है। वो जब आया उसने देखा कि ये क्या हो गया। बोले मैं शाम को 5 बजे तक खत्म करके गया हूँ काम, और सुबह 9 बजे आ रहा हूँ। ये रात में काम कर किसने दिया? मैंने उसको बोला ये अब मैं बता नहीं सकता, आप समझ नहीं सकते। जो हमसे गलती हुई हमने मानी, और उसके बाद क्या चमत्कार हुआ। सुबह 4 बजे फ़ोन आया, सुबह 6 बजे तक काम करवा के पूरा हो गया। ये हमारे अपने तजुर्बे हैं। महाराज जी ने हमने उनको समर्पित कर दिया। उनका अपना कोई नाम नहीं है हमारा, और उन्होंने घर बनवाया था, उनका नाम लगा, पत्थर लगा महाराज जी का। डिसाइड किया सब बच्चों ने कि ये ठीक रहेगा। जो सुबह से अब हमारा नाम यहाँ पर महाराज जी हो गया। सत्संग हो रहा है, यहीं बैठे हैं महाराज जी के भवन में, है ना? सुबह से जो महाराज जी का सत्संग हो रहा है ये महाराज जी के नाम समर्पित। तो लिए चलते हैं वृंदावन आश्रम। तो वृंदावन आश्रम में महाराज जी का एक और चर्चा है साहब।
आश्रम छोटा ही रूप था तब, और आश्रम के महाराज जी के निवास के सामने के जो कमरे यही बने हुए थे, तब इन पर लकड़ी पे पेंट नहीं हुआ था। आश्रम की जब बात आती है तो हम समझ नहीं पाते कि हम कैची आश्रम की बात कर रहे हैं। मैं वृंदावन आश्रम की। जी जी, स्वागत है। मैं वृंदावन आश्रम में तो महाराज जी से मैं ये कहता था, महाराज जी की सफ़ेद लकड़ी दिख रही है, इस पर लकड़ी पे पेंट नहीं हुआ है, पेंट हो जाना चाहिए। मैं महाराज जी से काफ़ी दिन से कहता रहता था। एक दिन महाराज जी ने एक इच्छा हुई तो तुम पेंट करवाओ, तो मैं करवा दूंगा साहब। तो जब महाराज जी ने इतना कह दिया तो मैं जी 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 पेंट लेने की मेरे को जिज्ञासा हो गई। फिर मैं 100 काम छोड़ के वृंदावन में पेंट लेने जाऊँ। ये आश्रम का पुराना रूप। मुझे लगता है कि भैया ने ये जो चित्र दिखाया है, जरा दिखवा दीजिएगा। आपके ये कर कमलों से दिखवा दीजिएगा, तीनों लोग पकड़ के इसको दिखा देंगे। तो क्योंकि अब ये रूप हम सबको देखने को नहीं मिलेगा, जरा जूम करके दिखा दीजिएगा दुबे जी। ये ओरिजिनल वो रूप है जो महाराज जी का शरीर शांत हुआ था तब ये रूप था, और ये आश्रम मालूम पड़ता था। वो रमणीक आश्रम कि वहाँ पर जाके आदमी की जो गृहस्थ के दुख संसार जंजालों से जाता था सब भूल जाता था। तो इसी आश्रम में, हाँ इसी आश्रम में रंगरोहन का। तो महाराज जी मैं उनका आदेश मिल गया, मेरे को भी जिज्ञासा होगी, मैं जल्दी पेंट लाऊं और करूं। तो मैं 10 बजे के करीब वृंदावन में आया और पेंट वाले की दुकान से मैंने एशियन पेंट्स के डिब्बे खरीदे और उनको आश्रम में ले आया। महाराज जी को बता दी मैं ले आया हूँ। महाराज जी को भी जिज्ञासा हुई कि अभी हो जाना चाहिए। तो दोपहर में भोजन करने आश्रम बंद हो जाता, किचनी बंद हो जाती, सब लोग विश्राम करने चले जाते थे। तो जिस कमरे में मैं ठहरा हुआ था तो उस कमरे में मैं अंदर था और डब्बे रखे हुए थे। तो महाराज जी चुपके से आए, दरवाज़ा मेरा खोला, अंदर से बंद नहीं था। तो महाराज जी अंदर आ गए। वे तुम कब करोगे पेंट, तुम रंग कब करोगे इस पर, वे तुम कब करोगे रंग। तो महाराज जी मैं बनाऊंगा, अभी खोलूँगा और बुरश और डब्बे। नहीं अभी करो, तुम अभी करो, अभी करो। और उन्होंने जिद कर दी। मैंने फिर एक डब्बा लिया, खोला और उसमें रंग पलटा। तो मैंने महाराज जी अभी इसमें और कुछ मिक्सिंग करना पड़ेगा, अभी गाढ़ा है ज़्यादा है। वो नहीं माने, अभी करो। तो मैंने बुरश ले धीरे 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 धीरे, वो अलमारी थी, वो अलमारी पे पहले ट्रायल किया था। वो अलमारी पर ट्रायल कर रहा था। महाराज जी बोले तुम बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। मैंने जल्दी जल्दी हो नहीं सकता, बुरश ऐसे ही चलता है। वो समय डैडी उसमें ये भी एक है कि वो महाराज जी किस अवस्था में यहाँ पे बैठे थे, लेटे थे। तो महाराज जी वहाँ पे पहले तो लेटे रहे, जैसे हम तैराक होता नहीं है, उल्टा लेट जाता, पैर पीछे को होते हैं, तो पैरों को पीछे पीछे यूँ कर रहे थे, हाथ यूँ आगे कर रखे थे, जैसे बंदर बैठ जाता है हाथ आगे होते हैं और पैर पीछे पीछे थे, और यूँ करे और खिलखिला गए तुम पे करना नहीं आता, हमें हम पे करना आता है, हम दिखाएंगे करा के आपको, और ज़्यादा मजाकें करें। तो मैंने फिर उनसे कहा आज कृष्ण और सखा भाव का साथ बनना है, आज मैं और आप जो है कृष्ण और सखा के रूप में हैं। तो फटाक से उठे ना, बुरश हमें दो तुम। तो बुरश हाथ में मेरे में से लिया और खड़े हो गए, जब लेके भर के यूँ ऐसे किया तो पूरी तो बुरश में जितना पेंट लगाया था उनकी धोती सन गई, और वो तख्त की चद्दर भी हो गई और दीवार भी हो गई, सब हो गई। मैंने कही आ गया मज़ा। मैं तुमसे कह रहा था ऐसे नहीं होगा पेंट, ब्राह्मण तो ऐसे ही करता है, ब्राह्मण तो यही करेगा। आप ऐसे कह देते थे आ गया मजा। हाँ तो गुस्सा नहीं होते थे? ना खिलखिला करते। उससे और भी कुछ उन्होंने कहा, मैं इसके सामने नहीं कह सकता। अच्छा हम आपको तभी मैंने कहा मैं सखा भाव में हैं आप। भाई साहब एक बार आप कैंची में सिद्धि माँ ने कुछ आवश्यक आश्रम के काम के लिए आपको भेजा था, संभवतः शायद वो आटे की पिसाई से जुड़ा हुआ था, और आप और एक आश्रमवासी और गए और वहाँ कुछ चर्चा करने लगे। क्या प्रकरण था वो? आश्रम में 3-4 महीने तो ज़्यादा का लगातार रहते हो गए थे। तो शाम के टाइम एक दिन ये इच्छा हुई कि पूर्णानंद जी की जो है जो दुकान है उसकी तरफ चाय पीने चले जाएंगे। मैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के में कार्यरत थे, श्रीवास्तव थे या सक्सेना थे,
वो हम उम्र के ही थे, हम दोनों बाहर निकल गए। ये कन्हैया लाल जी के सुपुत्र? कन्हैया लाल जी जो महाराज जी के भक्त थे, उनके सुपुत्र। उनके सुपुत्र थे। और तब वो मेरी उम्र के ही थे। तो उनकी चाय हम पी रहे थे, तो महाराज जी की हम चर्चा हुई, सवाल मैंने किया, एक दिन हम महाराज जी के सामने ही वृद्ध बुढ़े हो जाएंगे तो हम भी ये कहा करेंगे कि हमने महाराज जी को इतने साल पहले वहाँ देखा था, इतने साल पहले वहाँ देखा था। एक सूबेदार रायबरेली के कौन थे, मुझे प्रताप महाराज जी के साथ फतेहगढ़ में रहते, वो मूँछों वाले थे, उन पे महाराज जी के असंख्य रहस्य भरे पड़े थे। तो महाराज जी ने उनका मुंह बंद कर रखा था और वो आजू बाजू में कहीं पर नहीं बैठने देते थे। उनको कहते तुम वहाँ जाओ। वो भी महाराज जी को हाथ जोड़ के 2 घंटा होंगे, 2.5 घंटा होंगे, महाराज जी जब तक बैठेंगे वो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। ठाकुर साहब मिलिट्री के रिटायर्ड थे। जी जी। महाराज जी उनके पास ब्रिटिश पीरियड में जाते थे, फतेहगढ़ राजपुर में। वो रायबरेली इस साइड के ही थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। जी जी। उनके मूछें थी बड़ी बड़ी सी। तभी कैंची में जब वो थे तो मेरे ख्याल में तभी वो 80-85 की उम्र के तभी थे जो है। तो उनको बहुत महाराज जी के रहस्य, महाराज जी की लीलाएं मालूम थी। तो ये बताएंगे तो महाराज जी किसी से मिलने नहीं देते थे उनको। अच्छा। और उनके स्वास्थ्य का, उनके भोजन का, इनका बहुत ध्यान रखते थे। तो वहाँ आपकी चर्चा चल रही थी। उस दिन हम थक गए तो मैंने कहा आज बाहर चाय पियेंगे, कुछ तफरी का मूड हुआ हमारा। मैं और वो वहाँ चले गए। अच्छा, तफरी भी कर लिया करते थे? हाँ कर लेते थे। महाराज जी खुद करवाते थे, वे तुम घूमे आओ, जाओ कांकड़ी घाट हो आओ, नैनीताल हो आओ, तुम नैनीताल इन्हें घुमा लाओ, जाओ। माफ कीजिएगा, आपने देखा कभी तफरी करते हैं? आप धार्मिक स्थल के लिए चलिए, अभी तैयार हो जाएंगे। जी जी जी। तो हम बैठ गए तो वहाँ पर चाय पीते पीते हमने कहने लगे इतने लोग आ रहे हैं और एक दिन हम भी वृद्ध हो जाएंगे तो ऐसे ही प्रसंग किया करेंगे, बताएंगे मैं इतनी उम्र का था, महाराज जी तब इतने के थे। चाय पीने के बाद हम आश्रम में आए। आश्रम में आने के बाद महाराज जी ऊपर जहाँ बताते रात शाम को चले जाते थे बैठने के लिए, वहाँ बैठे थे। 3 टॉयलेट बने हुए हैं, उसके सामने दरबार लगता था। हम वहाँ सीधे चले गए। तो आते बोले यहाँ ये उंगली से ऐसे बुलाया, तुम भाई बाहर आके पूर्णानंद के होटल पर क्या बात कर रही थी? अच्छा, क्या बात कर रही थी? पूर्णानंद का होटल है वहाँ पर? पूर्णानंद तिवारी उनका चाय वगैरह दुकान थी, होटल एक ही वो था और कोई कुछ नहीं था वहाँ पर। जहाँ आज मोहन जो उसका लड़का है वो, और पोस्ट ऑफिस था, उस पर पोस्ट ऑफिस था। और ये महाराज जी ने पोस्ट ऑफिस भी उसको करवा दिया था उसकी रोजी रोटी के हिसाब से। तो जब हम आश्रम में आ गए महाराज जी ने हमसे पूछा तुम वहाँ पर क्या बात कर रही थी, क्या चर्चा क्या थी जो? अब हम दोनों के दोनों मुलजिम बने खड़े थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। मैं उसकी तरफ देखता था, वो मेरी तरफ देखता था, क्या चर्चा करें। जी जी। महाराज जी हम आपकी लीलाओं की चर्चा कर रहे थे। वो तो कम बोलता था, वो बोलने में ज़रा ढीला था जी। तो हम आपकी चर्चा कर रहे थे कि हम भी महाराज जी के सामने इतने बड़े हो जाएंगे तो हम भी महाराज जी के लीलाओं के रहस्य बताया करेंगे, कम बोला करो। नो कर देते थे मुझे। हमने हाथ जोड़ दिए, फ्री हो गए, पेशी हो गई हमारी। उसके बाद रात को फिर हमने उसी टॉपिक पर करी। देखो हम तो वहाँ बात कर रहे थे, इनको पता लग गया हम मेरे बारे में तुम वहाँ चर्चा कर रहे थे। तीसरा आदमी तो कोई था नहीं जो है। और तुरंत ही आते पेशी कर दी, तुम क्या चर्चा कर रहे थे। फिर सबसे बड़ा चमत्कार मेरे महाराज जी का मैंने तब देखा, जितने सुनते हैं छोटे को बड़ा करते हैं, बड़े को छोटा करते हैं, मशक समान रूप कप धरही। जी। छोटा हो जाए, मच्छर बन जाए, अदृश्य हो जाए, वो रूप भी उन्होंने दिखाया और बड़ा कर दिया। कैंची में उसी समय में जब महाराज जी का अवसान हुआ, उसी 73 में उन्हीं ग्रीष्म काल में नैनीताल जो था, हाई कोर्ट के जजों का इनका कोर्ट वहाँ आ जाती थी। अच्छा। तो उस वक्त शशिकांत शायद मेरे को याद है, शशिकांत वर्मा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अच्छा। शायद उनके पास गवर्नर का चार्ज भी था, ऐसा मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है। जी जी। तो उन जो नैनीताल आ गए थे, तो नैनीताल आने के बाद पहले उन्होंने दूसरे दिन ही उन्होंने कि मैं पहले कैंची आश्रम में महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगा।
उन महाराज जी के पास प्रशासन के थ्रू, पटवारी के थ्रू ये सब खबर मिल गई कल जो है वो आएंगे। तो महाराज जी ने रात को ही जो है, जो महाराज जी का कैंची में छोटे सा कमरा है नीचे का, समाधि मंदिर समाधि के पास में छोटा सा बना हुआ है, उसमें एक विंडो है। ना रामकुटी नहीं, जिसको अंग्रेज लोग ऑफिस कहते थे महाराज जी का, जिसमें ग्रिल लगी हुई है और ऐसे दर्शन देते झांक विंडो में के। से दर्शन कराते रहते थे और किसी को भीतर चटाई बैठ जाते, चटाई तक था। छोटा सा ही कमरा है, छोटा सा कमरा है। कभी जाइएगा तो देखिएगा महाराज जी का जो विग्रह लगा है ठीक उसके सामने, बाजू में, बाजू वो में अपने कमरे की तरफ देख रहे देख रहे हैं। हैं। विंडो और पे। अगर उसका गेट नहीं खुला है तो वहां जाके निवेदन करिए, और वहां महाराज जी का वही तख्त पड़ा हुआ है, वही कंबल है, और वहां नमन करके आइए जी। तो जारी रखें। उसमें रात को बोले देखो कल वो आएगा, उसके साथ 20 लोग और भी आएंगे, तुम 25-30 मिश्री के डब्बे भर के रख लेना प्रसाद के लिए, और वो आए तो उन्हें प्रसाद देना, और वो अकेला अंदर घुसेगा और सारे लोग बाहर खड़े होंगे। अच्छा, वो जो जज के बारे में बात की। हाँ, शशिकांत जी की। जी 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 वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और शायद उन पे गवर्नर का भी चार्ज था। जी जी। और इतना जोर दिया, इतना जोर दिया, इस वक्त भर लेना, पूरा कर लेना। सुबह उठते ही जो है मैं ये, और विनोद जोशी को भी लिया था, औरों को भी लिया, तो मैं ऊपर, उसके ऊपर गोदाम वो है, स्टोर गोदाम है, ऐसी स्टील सेट पड़ी हुई है उस पर। अच्छा अच्छा। उसी उन कमरों के ऊपर ही जो है, जो हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के शुरू होता है, और जहाँ महाराज जी का जो जिसमें बैठते थे उसके ऊपर कमरा है, उसमें चीनी, आटा, दाल वगैरह से सब भरे रहती थी। उसका ताला खोलने को हम अंदर गए, साइड से सीढ़ी है, साइड से सीढ़ी जा रही है उससे ऊपर को। जब गए तो ताला खोल के हम अंदर घुस गए। अब हमने मिश्री कहाँ रखी है, ये सारी बोरियां वगैरह देखी, 3 लोग थे शायद हम। अब किसी को मिश्री नहीं मिली वहाँ पर, सब ने सब देख ली कर करके यहाँ तो मिश्री है ही नहीं। महाराज जी कह रहे हैं मिश्री के 20-25 डब्बे भर लो। अब जब हम हताश हो गए तो मैं क्या करना चाहिए, कि महाराज जी को जाके बताएं। तो न तो विनोद जोशी की हिम्मत पड़ी, दूसरा कौन था उसका नाम नहीं है, कि महाराज जी को जाके बताना है। मैं ही गया, महाराज जी को बताया। मैं, महाराज जी वहाँ तो मिश्री है नहीं। जब महाराज जी नाराज़ हुए, तुम क्या कहते हो, बाबा नीम करौली के आज यहाँ मिश्री नहीं है, तुम तो यही करोगे, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम तो मिश्री है कहते नहीं, जाओ दोबारा जाओ, देखो जाके। जब दोबारा आदेश हुआ, दोबारा गए, ताला बंद कर आए थे। ये दोनों बाहर खड़े थे, मैं कमरे में अंदर महाराज जी को सब बता रहा था। जब दोबारा गए, ताला खोला, ताला खुल गया। अब दरवाज़ा जब अंदर को खोले तो दरवाज़ा नहीं खुलता था। अब है कि ये क्या हो गया, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। मैंने कि नीचे वो तो नहीं गिरी, वो इसमें है ही नहीं वो जो है। उसके बाद बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई, ये समस्या और खड़ी हो गई। महाराज जी ये कैसे बताएंगे दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अब उसने लगाया वो नहीं खुले, तो मैंने भाई एक काम करो, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। उसके पीछे एक जीने के, इसके पीछे एक दीवार से, सीढ़ी के बराबर की दीवार थी। तो मैंने कहा एक यहाँ बैठो और पैर से ताकत लगाओ, और हम दोनों भी इसमें जोर लगाएंगे। वो मेरी प्लानिंग सफल हो गई, और कम से कम इतना दरवाज़ा खुल गया, इतना खुल गया। तो मैंने देखो क्या चीज़ है इसके पीछे। उसके पीछे देखा कि बोरियों की लाइन लग रही थी मिस्त्री की, और वो जैसे तैसे हटाई, उस भीतर घुस गए। और घुसने के बाद देखा ये क्या है, कि मिस्री की बोरी है। तो कुछ देर पहले आपने ढूंढा, नहीं मिली, अब वो दरवाज़ा बंद ही करके आए, उस दरवाजे के पीछे लगा दी मिस्री की बोरियाँ। उतनी देर में कमरा बंद है, पीछे से बोरी लग गई। वो लग गई। जब निकले तो हम दरवाजे से थे, बंद करके आए और अंदर सब देख के आए, एक एक चीज़ देखी। और डांट भी खा ली कि और ठीक रोजाना मालूम थी, सामान निकल के आते थे कहाँ क्या रखा हुआ है। जब आए तो डब्बे जो दूसरी जगह रखे रहते थे, वो मिठाई का डब्बा 1 किलो का होता नहीं है, ऐसे खाली डब्बे होते थे, वो मंगाए, उनमें डब्बे भरे। डब्बे भरने के बाद उन डब्बों को भर के महाराज जी रख लिए, और महाराज जी को बताया। महाराज जी भर गई चीज, मिश्री मिल गई। हाँ मिल गई। तो तुम बेग कैसे कह रहे कि बाबा नीम करौली के मिश्री नहीं है, बाबा नीम करौली का मिश्री नहीं है, मिश्री नहीं है। उसके बाद आधा पौना घंटे के बाद ही जो है काफिला जो है आ गया। काफिला आ गया।
उन्होंने पहले कह दी थी कि एक जने को दो को अंदर घुसाना और किसी को नहीं। जितने IAS PCS थे सब और अधिकारी थे सेक्रेटरी सब बाहर रहे खड़े, वो अंदर बैठे। उनको मिश्री का डिब्बा मैं देता रहा, फिर बाहर के लोगों को जितने खड़े थे उनको दिए, और आधा घंटे के अंदर चर्चा करने के बाद काफिला चला गया। फिर बाद में हमारी क्लास ली, तुम कैसे कह रही थी बाबा नीम कौड़ी का मिश्री नहीं है, फिर मिश्री नहीं है। रात शाम तक मिश्री पे जो है वो चर्चा होती रही। ये साहब एक महाराज जी का चमत्कार देखा, पहले मिश्री नहीं थी, जब गए मिश्री आ गई। उस समय जब ये घटनाएं होती थी तो महाराज जी किसी को ये भाव नहीं आने देते थे कि चमत्कार है। ये तो हमको ये रहस्यमय चीज है। जब उनके प्रसंग इतने बड़े कि चमत्कारी बाबा थे, आज वो चमत्कारी बाबा के विश्व में वर्ल्ड में प्रसिद्ध हुए, तो चमत्कार तो ये रोज दिखाते रहते थे। तब वो इस तरह का भाव आ जाता था, किसी की मूर्खता है, कोई काम नहीं कर पाया, सिंसियर नहीं था, ऐसे ही वो छोटे से उसको घुमा देते। हाँ। हम आते हैं फिर मद्रासी बाबा पर। मद्रासी बाबा जब वहाँ प्रबंधक बन गए, वो कब तक रहे? जो देवी का मंदिर है इस वक्त वहाँ पर देवी का मंदिर है वृंदावन आश्रम में, उस मंदिर को बनवाने की महाराज जी की इच्छा थी, और सिद्धि माई बहुत हो रही थी एक देवी का मंदिर भी होना, वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो जो होंदाराम जी थे उनको वो देवी के भक्त थे, उनको मंदिर बनाने के लिए महाराज जी कई बार कह चुके थे, वो हाँ कर देते थे, लेकिन पैसा निकालने में बड़ा उनको कष्ट होता था। मेरे पिताजी को वो बड़ा सम्मान देते थे, उनकी बात भी मानते थे, और आश्रम में महाराज जी के साथ उनके साथ जाना आना भी होता था कभी, और चर्चा भी महाराज जी की होती रहती थी। तो महाराज जी ने पिताजी को आदेश दिया कि पंडित तुम होंदाराम से तुम पैसा निकलवा सकते हो और तुम मंदिर बनवा सकते हो, इससे पैसा निकलवाना और मंदिर बनवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके कुछ प्रारब्धों में पाप जो थे वो कम करने थे। पिताजी ने होंदाराम जी को अनेक जो हैं उपदेश दे के, अनेक तरह के उपदेश दे के ये कहा कि इतने बड़े संत महात्मा आपसे ये कह रहे हैं, और बहुत दिन से कह भी रहे हैं, आपके नुकसान भी कितने भी हुए हैं, वो जितना रुपया आप लगाते उतने रुपए आपके ज़मीन के अंदर गल गए, ख़राब हो गए, का राख बन गए। अब आगे इनके आदेश को नहीं मानेंगे तो और भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो बुद्धिमानी इसी में है। धन की 3 गति हैं, तो तीसरी गति जो है नाश गति मत होने दो, दान भोग कर लो। दान करोगे वो भी तुम्हारा भोग ही है, तुम देखोगे समाज कहेंगे कि भाई उन्होंने बनाए। उनको समझाते समझाते वो पिताजी की बात को मान गए, और एक दिन वृंदावन में जाके महाराज जी के सामने उन्होंने नमस्ते महाराज जी मुझसे बहुत गलतियां हुई, उन्हें क्षमा करें, और मैं अब आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने इनको प्रेरित किया है, इन्होंने मुझे इतना वो कर दिया है कि अब मैं ना नहीं कर पाऊँगा, और आप जो है कहाँ बनाना है क्या है वहाँ उंगली रख दें, हाथ बदले, वहाँ पर कल से काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे ये माँ का मंदिर बना वृंदावन में बना है। हम आते हैं फिर मद्रासी बाबा पर। मद्रासी बाबा जब वहाँ प्रबंधक बन गए, वो कब तक रहे? मद्रासी बाबा जब मंदिर बन रहा था तो ये 72 का समय आ चुका, 72 पास हो चुकी, मंदिर बन के तैयार हो गया। अब महाराज जी ने मंदिर देख लिया, बन गया, तैयार हो गया मद्रासी बाबा को। तो ये भी वहाँ पर महाराज जी ने ज़मीन से उठा के छोटे घोड़े पे बिठाए, छोटे घोड़े से बड़े घोड़े पे बिठाए, फिर हाथी पे बिठा दिया। जब हाथी पे बिठाने लगा तो मद्रासी बाबा को ये कहना चाहिए कि गुस्सा, क्रोध, अहंकार, बात को न सुनना, कोई जवाब, कोई उत्तर न देना, कोई दानदाता दान दे जाए तो उसका पता ही नहीं है, मतलब दुरुपयोग, मतलब लोभ मोह कुछ नहीं था, रोटी खाते थे, 2 कपड़े थे, लेकिन ये सब चीज़ उन्होंने वहाँ फैला दी हो गई। तो होंदाराम जी बहुत परेशान हो गए कि बोले मैं मंदिर के बारे में इनसे आगे पूछता हूँ, काम के बारे में, पैसा दे के जाता हूँ, पेमेंट किसका हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मुंह से बोलते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं, और वो लाल उग्र रूप कर लेते हैं, बड़ा भारी ऐसा था जिससे क्रोध के सामने कुछ बोले नहीं। बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, मंदिर कैसे पूरा होगा। लेकिन मंदिर तो पूरा हो गया,
महाराज जी ने मूर्ति के लिए जयपुर मेरे पिताजी को और होंदाराम जी को बोले कि अब मूर्ति आप बनवाइए वहाँ जाके जयपुर। मूर्ति बनवाने के लिए ये बनवाया, सब पसंद करे आए, जो माँ की आकृति थी वो थी, और वहाँ काम चालू हो गया और उसमें टाइम लिमिटेशन दे दी कि इतने दिन में हमको मूर्ति मिल जानी चाहिए। मैं तब कैंची में था, तो महाराज जी को ये अंदर से होने लगी, रात को दिन रात और दिन ये कहने लगे मूर्ति तैयार हो गई है, मेरे पास मूर्ति बनाने वाले का वो तार आ गया है, तार, टेलीग्राम को तार कहती थी, और काले कंबल के नीचे, तखत के नीचे, देखो देखो ये तार आ गया है, वो मेरा तार आ गया, मैं मुझे दिखा दो, कि नहीं हम कह रहे हैं आ गए, देखो देखो ये रहा, ऐसा ऐसे करके बहका देती। और मैं कहता मैं दिखा तो, पढ़ तो लूँ मैं तार, अरे हम भी कह रहे हैं हमारी बात नहीं मान रहे हो तुम, ये तार आ गया हमारे पास, तुम अपने बाप को लेके, औंधाराम को लेके वहाँ जयपुर जाओ और मूर्ति को ले आओ, नहीं तो वो कह रहा है मैं इसको बेच दूंगा। अच्छा। ऐसा प्रेशर डाल दिया कि ऑक्सीजन दुनिया की ख़त्म हो जाएगी, नहीं रहेगी, और इमीडिएट अभी काम करना है, हम तुमसे कह रहे हैं हमारी बात को मानो। मैंने कि अच्छा मैं आज तो नहीं जाऊंगा, मैं रोड ब्लॉक हो गई है, बारिश हो गई है, भूस्खलन इतने हो गए हैं, ट्रैफिक बंद है, हमने कह दिया तुम अभी जाओ। अरे भाई इनको वो रास्ते के लिए सामान बांध दो, जाओ अपना सामान निकल ले आओ कमरे में से। हम अब इतना आदेश हो गया तो मैं भी फिर मजबूर हो गया, तो मेरे लिए एक टोकरी में आलू की सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी सब इतनी बंधवा दी, और मैं अपनी तब ट्रॉली वगैरह नहीं आई थी, वैसी अटैची होती थी, उसे मैं लेके आश्रम तक बाहर तक आया। तो मैंने कि बारिश हो रही है, बसें जा नहीं रही, कोई साधन नहीं, कैसे जाऊँगा, और ये इतना दबाव डाल रहे हैं अभी जाओ तुम जयपुर, कल लेके दोनों को जयपुर जाना और मूर्ति लेके आना। चल दिया सामने, कैंची से चढ़ा तो फिर आश्रम को देख लूँ लौट के, ऊपर और चढ़ा तो आश्रम को लौट के देख लूँ, और वो चढ़ा तो फिर आश्रम को लौट दूँ, फिर कोई जगह आ जाती थी अटैची को रख के बैठ जाता था, फिर लंगूर बंदर आ जाते थे, मैंने रास्ता छोड़ दें तब मैं आगे निकलूँगा। ऐसे करते करते मैं चला, फिर आश्रम ओझल हो गया, दिखना बंद हो गया, तो फिर मैं और चला, फिर मेरे को भूख लगने लगी, तो मैंने कचौड़ी पूड़ी वो निकाली, वो खाई, झरने का पानी पिया। ऐसे करते करते मैं काठ गोदाम को शाम तक आ गया, पैदल। राम काज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, वो शक्ति संचालित कर दी मेरे अंदर, और वो शक्ति मुझे जो है पैर जमीन पे न ऊपर आ गए और पहुँचा दिया। काठ गोदाम आया, मैं आके स्टेशन पर प्लेटफार्म पर लकड़ी की बेंच पे ऐसे बैठ गया और सोचता रहा। उसके बाद वहाँ की चाय बड़ी अच्छी मिलती है, काठ गोदाम और लाल कुआ, उस वक्त इतनी बेहतरीन चाय मिलती थी, लंदन में भी नहीं मिलेगी, वो पहाड़ी बड़ी बढ़िया चाय बनाते थे। मैंने कुल्हड़ तब चाय पी, चाय पीने के बाद गाड़ी कोई मैं टिकट विकट ली, और मैं फिर जो है शायद बरेली आया या कहाँ आया, इतना ध्यान नहीं आ रहा है। वहाँ से अलीगढ़ आया, अलीगढ़ आने के बाद पिताजी के पास गया, पिताजी को सब बताया, पिताजी मेरे साथ अलीगढ़ आए, और होंदाराम जो मलिक जो थे उनको बताया ऐसे ऐसे महाराज जी ने बोला है और आज ही जाना है। उसी रात को हम लोग जो हैं जयपुर निकल गए तीनों। दूसरे दिन जयपुर पहुँचे, जहाँ मूर्ति मार्केट में बन रही थी उस दुकान पे पहुँचे, वहाँ जाके देखा तो मूर्ति में तो 4-5 दिन का काम बाकी था। अब वहाँ पर जाने के बाद मूर्ति इन्होंने निश्चय किया कि हम 4-5 दिन तो क्या रुकेंगे, मुझको तो छोड़ आएगा, तुम यहाँ रुकोगे और तुम इस मूर्ति को लेके वृंदावन आओगे, और मूर्ति का सारा काम बता दिया ये होना चाहिए, और पेमेंट जितना भी होता वो सब कर दिया। उन्होंने 4-5 दिन में मूर्ति तैयार करा दी। लकड़ी के 10 फीट का 8 फीट का बॉक्स बना ऊंचा मजबूत सा, उसके अंदर मूर्ति रखी गई। वो मैंने अपनी आँखों से देखी, पैक की गई, ऊपर से लोहे की पत्तियों से उसको कसा गया, ट्रक किया, ट्रक में रात को मूर्ति को रखवाया गया। मैं ट्रक में साथ बैठ के, ड्राइवर के साथ बैठ के, और जयपुर से वृंदावन के लिए चल दिया। तो भादों की घटाएं थी, बहुत बारिश घटाएं आती थी। जब जयपुर से कोई 40 किलोमीटर चले होंगे
तो एक साइकिल सवार जो था गाड़ी के ट्रक के आगे आ गया। ड्राइवर ने फुल स्पीड से ब्रेक लगाए और जब ब्रेक लगाए तो जो मंजूषा थी जिसके अंदर पेटी वो रखी थी वो धार से उसकी आवाज़ हुई। ड्राइवर साइड को आके लगी, ब्रेक लगी, वो मैं धक कर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, निकल के देखा रस्सी ढीली हो गई, क्या इतने ब्रेक कगड़े लगाए थे उस आदमी को बचाने के लिए, मर जाता तो वहीं पिटाई खूब होती। रात का टाइम था। महाराज जी ने कृपा करी, कुछ नहीं हुआ, वो मरा नहीं और दोबारा टाइट करके वो चल दिए। सुबह 5 बजे उस दिन हरियाली तीजें थीं। सुबह 5 बजे वृंदावन में मूर्ति का ट्रक आ गया और आने के बाद ट्रक को जो है जहाँ पर कालीनाथ कपूर का जो कमरा लिखा है, यहाँ ये जीना वगैरह कुछ नहीं थे, सब खाली पड़ा था। ट्रक को उल्टा करके लगा दिया और उन्होंने रस्सियों से बांध के मंजूषा को ज्योति पेटी से सरका के वहाँ लगा दिया और वो चला गया। मैं सब ये करने के बाद अलीगढ़ आया। मैंने पिताजी को और इनको सब बताया ऐसे ऐसे हुआ है और ये घटना भी घटी है, पता नहीं अंदर मूर्ति को कुछ नुकसान न हो गया। कभी वहाँ बंद है? बंद थी। उसके बाद उस दिन या दूसरे दिन मैं वहाँ से कैंची के लिए चल दिया। कैंची आके मैंने महाराज जी को बताया मूर्ति आ गई। कहाँ रखवाई है तुमने? मैंने कहा महाराज जी जहाँ पर कालीनाथ कपूर का जो कमरा है उसके बरामदे में ट्रक लग गया, वहाँ लग गई। उसमें मेरे को 10 फटकार लगाई। तुमने ठीक नहीं किया, माँ नहीं रखवाई, माँ से वो उठा ले जाएगा। महाराज जी उसको कोई उठा नहीं सकता, उसको 20 आदमी लग जाए तब भी नहीं उठाई जाएगी, वो तो क्रेन से उठाएगी। मैं बहुत देर समझा रहा हूँ, वो माने नहीं। एक व्यक्ति का नाम भी लिया, वो उस मूर्ति को ले जाके और कहीं बेच देगा। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, वो नाम यहाँ नहीं लूँगा। अब मैंने कि मैं 8 दिन से तो ये मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद मेहनत करी तो उसके महाराज जी ने अब ये डांट और मिली, कोई बात नहीं, सुनने के बाद हो गया। महाराज जी उसी रात को या अगली रात को वृंदावन के लिए चल दिए और वृंदावन को चलने के बाद वो बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। शायद माई साथ थी, वो वहाँ से चल दिए। चलने के बाद सीधे वृंदावन आए। वृंदावन में आने के बाद उस मूर्ति की मंजूषा को खुलवाया ऊपर से और खुलवाने के बाद तक ऊपर के उसको हटा के पूरी मूर्ति को घूम के अंदर सब पॉलीथीन वगैरह और जो पैकिंग थी उसको हटवाया, देखा। महाराज जी को पसंद आ गई, खुश हो गए। मैं नहीं था, मैं वहाँ नहीं था, मैं तो कैंची में था और उसको बंद करा दिया। ये घटना तब घटी है और मेरे ख्याल में अगस्त आ चुकी थी। सितंबर में उन्होंने अवसान कर दिया। चले गए, पहुंच गए वहाँ। अब वहाँ नहीं बताई कि मैं मूर्ति देखने आया हूँ, देख आया हूँ, ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो गया, बंद हो गया। उसके बाद मूर्ति की प्रतिष्ठा तो महाराज जी के बाद ही हुई है। जब महाराज जी का शरीर शांत हो गया उसके बाद ही हुई है। जब वो उत्तरायण आए उसमें महाराज सब हुई है। ये लीला यहाँ तक की थी।